The second topic that we have is called as diffusion osmosis and active transport. Uh, we are not going to call it diffusion osmosis and active transport. How I like to call that topic is mechanisms of transport. अच्छा भाई, इसका मतलब क्या हुआ? What do you mean by the word mechanisms of transport? ठीक है, देखो, before we again jump into this topic, let's talk a bit about it. देखो होता क्या, what do we mean by mechanisms of transport? The word mechanisms of transport basically means how the substances are getting in or how the substances are getting out of the cell. ठीक है, how the substances are getting in and how the substances are getting out of the cell. हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर के अंदर ये बात करी थी कि भाई हमारे पास जो ये cell membrane, it's a partially permeated membrane. तो भाई it's allowing certain particles to move in, certain particles to go out. तो भाई कौन से वाले particles move in कर रहे हैं, ये कौन से वाले particles move out कर रहे हैं, और भाई कैसे कर रहे हैं? How are they even doing that? Right? That's something that we're supposed to do. Now, again, before we begin, मुझे एक बात ये पता, whenever anything that moves, any state of matter that we have, ठीक है, वो मूव करती है, वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो चलो पोजीशन भी चेंज नहीं करे, टू मूव अबाउट ऑन द वेरी सेम पोजीशन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज इट रिक्वायर? हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा? सो यू आर सेइंग काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड गाइस, वेरी, ठीक है। सो जब भी हमारे पास ये मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे ना मेरा बच्चा, तो भाई हमारे पास ना ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, द काइनेटिक एनर्जी will always be there. All right. Now, up agar now, if we classify these or whatever the mechanisms of transport that we have, हम इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे कैन आइदर बी पैसिव और दे कैन आइदर बी एक्टिव। अब सर ये एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है? ठीक है, देखो बेटे, होता क्या है, whenever any particle moves about, either moving inside the cell or outside the cell, but it only depends on the kinetic energy that it has. वो कहता है भाई जो मेरे पास kinetic energy है ना, बस मुझे वही काफी है, I don't want any energy from the cell. ठीक है, तो these passive, let's say mechanisms, do not, हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, they do not need energy from the cells, right? Their kinetic energy is sufficient for them. हाँ, लेकिन those mechanisms that also besides the kinetic energy that they're using to move about, उसके अलावा उनको सेल से whether through respiration, whether anaerobic और aerobic, उनको एनर्जी चाहिए होती है, वो एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव वाले मैकेनिज्म्स क्या करते हैं, हम लोगों ने कहा कि भाई दे नीड एनर्जी फ्रॉम द सेल। अब एक चीज देखिए, नोइंग दिस, अब कैन यू डिसाइड कि भाई कौन सा वाला मैकेनिज्म सेल कंट्रोल कर सकता है, कौन सा वाला नहीं कर सकता? देखो बेटा, पैसिव मैकेनिज्म है ना, सेल कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता सिर्फ पैसिव मैकेनिज्म? क्योंकि सेल उस पर एनर्जी नहीं लगा रहा ना, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन अगर अब हम लोग बात करें एक्टिव मैकेनिज्म की, हाँ, एक्टिव मैकेनिज्म्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल। ठीक है, सेल ने कहा कि भाई ये वाला मैकेनिज्म नहीं कराओ, मैं एनर्जी नहीं दूंगा। इफ द सेल इज अनविलिंग टू गिव एनर्जी टू द पर्टिकुलर मैकेनिज्म, क्या वो मैकेनिज्म होगा? नहीं होगा। तो एक बात याद रखिएगा, एक्टिव मैकेनिज्म्स हमारे पास जो होता है ना, दे कैन बी कंट्रोल। अब अगर हम लोग जल्दी से इनकी मिसालें ले लें और आज हम लोग डिफ्यूजन पढ़ लें जल्दी से।
सो देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ पैसिव मैकेनिज्म्स, कौन कौन सी? नंबर वन इज डिफ्यूजन एंड नंबर टू इज ऑस्मोसिस। एक्टिव मैकेनिज्म की हमारे पास एक ही मिसाल है, अगले साल एएस लेवल में जाओगे दो और पढ़ोगे। दैट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरी वेरी गुड मेरा बच्चा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला बच्चा लोग? एनीथिंग, एनीथिंग दैट्स ट्रबलिंग यू, एनी प्रॉब्लम सो फार, एनीवन? ओके, अच्छा जी। Now we're going to start off with the very first mechanism of transport that we have, and that is what we call as diffusion. ठीक है, अच्छा। अब how would you define diffusion? Diffusion क्या होता है? ठीक है, I'm pretty sure तुम लोग ऑलरेडी पता होगा कि भाई डिफ्यूजन क्या है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, तो हम लोग बात ही मूवमेंट की कर रहे हैं। तो चाहे तो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बोलो, डिफ्यूजन बोलो, ऑस्मोसिस बोलो, मूवमेंट की बात होगी। सो डिफ्यूजन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इट कुड बी एनी पार्टिकल। ठीक है, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, टू वेयर, टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। वेरी गुड, लो कंसंट्रेशन। अच्छा भाई, अब ये बात तो सबको पता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस फॉर नोइंग दिस। अब असल सवाल आता है भैया, कब तक, कब तक मूव करते रहेंगे? कि हमेशा मूव करते रहेंगे यार? यू नो दिस हैज टू स्टॉप। व्हाट डू यू गाइस थिंक? So when I talk about diffusion, so particles are moving from a region of high concentration towards a region of low concentration, but the question is still when, कब तक? हाँ भाई, कौन सा अच्छा वाला बच्चा मुझे बताएगा? तो सर जब तक until it becomes balanced। चलो चलो, वेरी गुड दिशा, इट्स अ वेरी गुड आंसर। भाई हम लोगों ने कहा, हम लोग उसको थोड़े से ना अच्छे से वर्ड्स में लिखते हैं। हम लोगों ने कहा until, कब तक? until an equilibrium is achieved। अच्छा भाई सर, what do you mean by the word equilibrium? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, जब वो इक्वल नहीं हो जाए, एज दिशा सर के सर, until they become balanced, until by the part the concentration both side becomes equal। लेकिन भैया अब एक मसला है। So if I'm saying an equilibrium is reached, जब पार्टिकल्स दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे तो क्या वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे? पर ये तो लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ है ना भाई। हम लोग कहते हैं कि भाई सॉलिड भी है ना, सॉलिड आल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दे वाइब्रेट एट अ फिक्स पोजीशन। यू कैन नॉट टेक टू थिंग्स अवे फ्रॉम एनी पार्टिकल ऑफ मैटर। You cannot take away kinetic energy, you cannot take away uh, their intermolecular forces। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अब तो फंस गए ना हम लोग। अब देखो होता क्या है। अब इसको देखो, लेट्स से भाई मेरे पास एक कमरा है। ओके, नॉट द कमरा दैट आई वांटेड। सो लेट्स से आई हैव दिस रूम and there are two corners to this room, corner A and corner B, right? At one particular time, there are no air freshener particles in either of these or the corners। ना कॉर्नर ए के ऊपर एयर फ्रेशनर पार्टिकल्स है, ना कॉर्नर बी के ऊपर एयर फ्रेशनर पार्टिकल्स। इक्वल। मैंने क्या करा, मैंने कॉर्नर ए के ऊपर 100 मोल पर डीएम क्यूब या 100 एयर फ्रेशनर पार्टिकल स्प्रे कर दी। एट दैट पॉइंट कॉर्नर बी के ऊपर अभी भी जीरो है। अब मेरे पास मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम ए टू बी। एंड एज यू गाइस सेड कि सर कब तक होगी? जब तक हमारे पास पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन दोनों जगह इक्वल नहीं हो जाती। वेरी गुड। लेकिन फिर वही वाली बात, जब ये पार्टिकल की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई तो क्या पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। व्हाट इफ 5 मोर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम ए टू बी? अब क्या हो?
अब बी के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अब हमारे पास यही पार्टिकल बी से ए की तरफ जाएगा, राइट। अल्टीमेटली क्या होगा, हम कहते हैं कि भाई एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ मूवमेंट हो रही है, पार्टिकल्स में तो चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज नहीं आएगा। देखो बेसिकली हो क्या है भाई, अगर 5 पार्टिकल ए से बी की तरफ जाएंगे ना, 5 पार्टिकल बी से ए की तरफ जाएंगे, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई द डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन until the rate of movement of particles from A equals the rate of movement of particles from A to B becomes equal from B to A. कि मतलब the rate of movement of particles that are moving from A to B are equal to the number of particles that are moving from B to A. तो फॉर एग्जाम्पल भाई आई हैव 10 रुपीज, मैंने 5 रुपीज किसी और को दिए, मुझे उसने 5 रुपये वापस कर दिए, तो मेरे पास अल्टीमेटली 10 रुपये बचेंगे ना। Do we understand this guys? यहाँ तक कोई मसला? ओके, अब now that we this will keep on continuing, this will keep on continuing। देखो वही वाली बात है ना तजी बच्चे, कि आई कैन नॉट फिजिकली, मेरे लिए मुझे नेचर ही अलाउ नहीं करता फिजिकली कि भाई मैं पार्ट काइनेटिक एनर्जी को रिमूव कर दूं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब बिफोर वी टॉक अबाउट, अच्छा वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लाइक दिस टॉपिक इज मुझे ना इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका बन जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर यू गाइस आई एम गोइंग टू टीच यू अ बिट ऑफ केमिस्ट्री, नथिंग advanced but you know a bit of it। Since we're talking about concentration, since we're talking about rate, it's very important for us to know all of this। तो अभी तक हम लोग डिवीजन में बात करें भाई, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड कंसंट्रेशन। हाउ डू यू गाइस डिफाइन कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन? What do you mean by the word concentration? Amount of particles in a specific region. Okay, not bad. Very good. Anyone else? Okay. So Maru gave us a very good definition कि such amount of particles in a specific region। ठीक है, मैं बस में थोड़ी सी चीज चेंज करूंगा। जब भी हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं ना, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट, या फिर हम लोगों ने आसानी के लिए कह दिया इट्स अ नंबर ऑफ व्हाट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको देखो बेटे, लेट्स से मेरे पास एक इतना बड़ा कमरा है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 चेयर्स है। ठीक है, स्कैटर हुई, दूर दूर। लेकिन अगर मैं इस कमरे का साइज छोटा कर दूं और वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं करूं, अब नंबर ऑफ चेयर्स चेंज नहीं करूं, अब वही चेयर्स करीब आ जाएंगे। नाउ थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर, you add 2 teaspoonfuls of salt in half a glass of water, and you add the very same 2 teaspoon of salt in one whole glass of water। ज्यादा कंसंट्रेटेड मिक्सचर कहाँ मिलेगा? हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, क्योंकि उसकी वॉल्यूम कम। सो कंसंट्रेशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है भाई, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। अब इसको समझो, मैं तुम्हें तुम लोगों को ये मैथमेटिकली भी बताया। तो सबसे पहले, do we have a unit for the number of particles, guys? Is there any unit for the number of particles? Hmm.
देखो, हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूनिट होता है ना, वो क्या होता है? मोल्स, राइट। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा भाई, ये मोल्स क्या है? बिफोर यू सम ऑफ यू माइट हैव स्टडीड मोल्स, सर के ऊपर से गुजर गया होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉरगेट मोल्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट अ डजन इज? डजन क्या, डजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डजन? 12 ऑब्जेक्ट्स, मतलब इट्स अ डजन है क्या? बेसिकली डजन इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैंने कहा कि भाई अगर एक डजन चीज होगी ना, उसमें 12 ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, हाफ अ डजन में कितने होंगे? 6 होंगे। अच्छा, 3 डजन में कितने होंगे? 12 इंटू 3, 36। यहाँ तक बात समझ में आ रही है अब्दुल्ला बच्चे? अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने ना पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वेदर एटम्स, वेदर मॉलिक्यूल्स, वेदर ions, whether cations, anions, protons, neutrons, electrons, whatever particle that we have, हम लोगों ने उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट निकाला, मोल्स। भाई हम लोगों ने कहा जिस तरीके से 1 डजन के अंदर 12 सब्सटेंसेस होते हैं, इसी तरीके से 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? हम लोगों ने एवोगाड्रोस नंबर निकाल दिया कि भाई 6.02 × 10⁻23। ये मेरे सब्जेक्ट में याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो भाई अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल हैं, 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 × 10 अच्छा, आधे मोल में कितने होंगे? हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6.02 × 10⁻23। खैर, ये मोल्स हैं, ठीक है। तो मोल बेसिकली क्या है? जिस तरीके से हमारे पास डजन एक यूनिट है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, इसी तरीके से मोल यूनिट है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब कितने पार्टिकल पर, अब सिर्फ डीएम क्यूब क्या होता है इसको भी देख लो भाई। कल रात मैंने आधा डीएम क्यूब, या चलो 2 डीएम क्यूब पानी पिया। DM cube is a very fancy way of saying liter. 1 DM cube is equals to 1000 cm cube, which is a very fancy way of saying milliliter. So 1 liter is equals to 1 DM cube. 1 DM cube or 1 liter is equal to 1000 cm cube. 1 liter या 1 DM cube is equals to 1000 milliliters. ठीक है? तो भाई DM cube क्या है? Just a very fancy way of saying liters. खैर, तो अब मुझे बताओ, if concentration is moles per volume, number of particles per unit volume, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ, मैथ्स की चीज, सॉरी, अगर हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, कोई चेंज आता है? हम उसके ऊपर एक इनवर्स का साइन लगाते हैं। तो आइदर यू राइट मोल्स पर डीएम क्यूब लाइक दिस, और आइदर यू राइट मोल्स पर डीएम क्यूब लाइक दिस, डजंट मैटर। डू वी अंडरस्टैंड दिस गाइस? थोड़ा बहुत, चलो एक पूरी चीज नहीं, आई नो दिस इज नॉट बायोलॉजी बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटीपी, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस। तो इससे थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चा लोग? बात क्लियर हुई? ओके। अब अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें ना, तो देखिए, हैव अ लुक एट प्रैक्टिकली। अब मैंने कहा यार, मेरे पास ना 5 मोल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ऑफ लेट्स से एक सोल्यूशन है, इस सॉल्यूट है फॉर एग्जांपल। एक को मैंने रखा 5 मोल पर डीएम क्यूब की, 5 डीएम क्यूब की जगह के अंदर, और एक को मैंने रखा 15 डीएम क्यूब, चलो 15 ज्यादा हो जाएगा, इसकी पे 10। ऊपर क्या है? मोल्स है ना, 5 मोल्स को मैंने रखा एक जगह 5 डीएम क्यूब में, एक जगह 10 डीएम क्यूब। जहां हमारे पास वॉल्यूम कम है, वहाँ कंसेंट्रेशन क्या है? 1 मोल पर डीएम क्यूब। जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, 1/2 0.5, वहाँ हमारे पास कंसेंट्रेशन कम हो कम हो गई है, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा? देखो, मैथमेटिकली मैंने कहा था, कि वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन का इनवर्स रिलेशनशिप है। जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। जहाँ वॉल्यूम कम होगी, उसी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम होगी। ठीक है भाई? now now that we know this, now that we know our concentration,
Please remember concentration is not only the number of particles, it's number of particles per unit volume. एक और छोटी सी बात करते हैं, then we'll call it a day. Let's talk about rate. Rate क्या होता है भाई? What is rate? पैसों वाला रेट नहीं है ये. रेट का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं ना अभी, हम तुम लोग सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ोगे, यहाँ तुम लोग पढ़ोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, आगे जाके पढ़ोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी अगले चैप्टर के अंदर एंजाइम्स के अंदर पढ़ोगे रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, और रेट्स ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे. ठीक है. नो नो, रेट इज नॉट अबाउट. रेट इज anything in the world that is done per unit time. Let me give you an example for this. But you guys ask me कि सर जाएं अब अपना कमरा साफ करें, you know it's been so long that you haven't cleaned your room, which is very true. So let's say कि मैं क्या करूँ, मैं वो कमरा ना 10 मिनट के अंदर साफ कर, like you know I just go and I clean this room very quickly, clean my room very quickly. तो मैंने टाइम कम लगाया, मेरा रेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. कम टाइम में जल्दी कोई चीज़ हो रही है ना, जल्दी का मतलब कम टाइम, तो मतलब रेट ज़्यादा है. सर आप, मैं जल्दी कर लूँगा वो काम, ठीक है. अगर similarly, if I'm going to take, let's say, half a day to get done with the cleaning of my room, so what's going to happen is it's going to decrease my rate. मैं देर लगा रहा हूँ तो मेरा the rate at which I clean the room is very slow, it's very less. All right. So what is rate? Rate is any work done per unit time. अब इसको हम लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगहों पे चेंज कर सकते हैं. ठीक है. अब लेट मी शो यू हाउ. अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि भाई मेरे व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो भाई तुम लोगों ने कहा कि सर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा ना, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी कि भाई ए टू बी कितना पार्टिकल का कंसंट्रेशन मूव करा, concentration of particles diffuse या particles moved, sir, in a particular time. अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, अब इसको देखो. कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों? मोल पर डीएम क्यूब. टाइम के यूनिट्स हम लोग सेकेंड्स में ले लेते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का यूनिट क्या बन जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. या फिर जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है? मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. इनवर्स के साइन लगा दोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जा रहे हो ना, तो भैया ये रेट है हमारे पास. अब नाउ दैट वी नो दिस, in the next class inshallah on Wednesday we are going to talk about the factors affecting rate of diffusion. All right, do we have any questions?